नमस्कार स्टूडेंट। अभी अपन सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल अपन ने सहसंयोजक बंध है ना की परिभाषा और उसके बारे में थोड़ी बहुत जो सामान्य जानकारी और इसके अलावा जो सहसंयोजक बंध है वो कैसे बनता है और कौन से परमाणु के मध्य बनता है ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन को पढ़ना है सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो जो सहसंयोजक बंध है ये 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अपन आज तीनों प्रकार के जो टाइप है ना, तीनों प्रकार के टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या है, ये दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा से बनता है। तो इसमें अपन लिखेंगे इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य, इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से, दो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। दो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। इसमें दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का, दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इसे दोनों परमाणुओं के मध्य, दोनों परमाणुओं के मध्य एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, एग्जाम्पल में F2 अणु। तो इसमें अपन है ना एग्जाम्पल के तौर पे F2 अणु का बनना देखेंगे
जो F2 अणु है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे F फ्लोरीन है ना, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर देंगे इस तरीके से, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। प्लस में दूसरा फ्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये व्यवस्थित हो जाते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन ये दोनों है ना आपस में जुड़ करके कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस साझे का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस फ्लोरीन का और ये इस वाले फ्लोरीन का। इस तरीके से जुड़ जाते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इनका ये अष्टक पूरा हो जाता है और ये क्या बन जाता है, F2 अणु बन जाता है। F2 मॉलिक्यूल बन जाता है और जिनके बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, इस तरीके से F बॉन्ड F या F और इसके बाद सिंगल लाइन होती है और फिर से F हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है ना, दूसरा है डबल बॉन्ड वाले, यानी कि द्विसह संयोजक बंध। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं और इसके बाद अपन देखेंगे द्विसह संयोजक बंध। द्विसह संयोजक बंध डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देखेंगे अपन इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध, इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझा करने से, साझा करने से, साझा करने से बनता है। इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के, दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है, जिसमें दोनों परमाणु, जिसमें दोनों परमाणु, जिसमें दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का, दो दो इलेक्ट्रॉनों का, दो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करती हैं, आपस में साझा करती हैं। दो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं और इसे
और इसे दोनों परमाणुओं के मध्य और इसे दोनों परमाणुओं के मध्य दो रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। दो रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। दो रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा O2 अणु। O2 अणु, इसमें अपन O2 अणु का बनना देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन के पास है ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपन इस तरीके से व्यवस्थित किए दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का साझा हो जाता है आपस में। ठीक है, तो अष्टक देखेंगे अपन। जैसे अपन यहाँ पे अष्टक देखेंगे, इसको मैं नीले पेन से लिखे दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट इसको आप लोग देख सकें। इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपस में इस तरीके से साझा कर लेते हैं, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 2 परमाणु के बीच में है ना 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। 2 परमाणुओं के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। ठीक है ना, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन परमाणु दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जे वाला ऑक्सीजन परमाणु दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जो बॉन्ड हो जाएगा, जो बॉन्ड होगा वो इस तरीके का होगा, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन अणु बन जाता है, O2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन द्वि सहसंयोजक बंध या डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें 2 परमाणु होते हैं और 2 क्या है ना, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे क्या है, ये ऑक्सीजन है ना मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अब अपन देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, या त्रिसहसंयोजक बंध। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं और इसके बाद अपन देखेंगे त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध, यहाँ पे अपन देखेंगे त्रिसहसंयोजक बंध। इस प्रकार का जो बंध है, इस प्रकार का बंध इस प्रकार का बंध इस प्रकार का बंध 2 परमाणुओं के मध्य 2 परमाणुओं 2 परमाणुओं के मध्य
दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों 6 इलेक्ट्रॉनों 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है। इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है, जिसमें दोनों परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिसे इस प्रकार का बंध दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनता है, जिसमें दोनों परमाणु तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और इसे दोनों परमाणुओं के मध्य तीन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में N2 मॉलिक्यूल। तो अपन देखेंगे N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पांचों इलेक्ट्रॉनों को कुछ अपन इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है। इनको कुछ इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे अपन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसी प्रकार नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन जी यहाँ पे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जी यहाँ पे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3। इसी प्रकार इसके भी 3 आ जाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा दूर बनाए दे रहा हूँ। इस तरीके से तो अपन देखेंगे इनका स्टक 3 3 6 और 2 8। इस तरीके से इनका स्टक पूरा हो जाता है। इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक।
ठीक है ना। इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिसंयोजक बंध होता है। इस तरीके से 3 लाइन द्वारा इसको दर्शाते हैं। इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल बन जाता है, N2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये 3 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है ना। डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल सहसंयोजक बंध। इसके बाद अपन देखेंगे इसके जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं, तो अपन इनके गुण के बारे में भी है ना पढ़ेंगे अपन। तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ है ना सहसंयोजक है ना यौगिकों के गुण। और सहसंयोजकों के गुण है ना पढ़ने के बाद फिर अगले अपन जो क्लास है उस क्लास में अपन है ना लुईस बिंदु जो संरचना होती है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे अपन है ना इसके देख लेते हैं सहसंयोजक यौगिकों के गुण। तो सहसंयोजकों के गुण में सबसे पहली जो पॉइंट आ जाता है वो आता है भौतिक अवस्था। तो जो सहसंयोजक अणु होते हैं उनके मध्य में है ना जो बॉन्ड होता है, जो आकर्षण शक्ति होती है वो दुर्बल होती है। क्यों? क्योंकि इनके बंधों के बीच में है ना वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं जो कि क्या है कमजोर होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में आपको मिल सकते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक हैं वो आपको तीनों अवस्थाओं में मिल जाएंगे। जैसे कि N2 है ना, N2 क्या होती है, गैस रूप में होता है, N2 गैस रूप में होता है। इसी प्रकार ब्रोमीन यानी कि Br2, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव में होता है। और इसी प्रकार I2 यानी कि आयोडीन, ये ठोस अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो जो सहसंयोजक यौगिक है ना, तो ये तीनों प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो बंध है वो बहुत ज्यादा दुर्बल होता है, ठीक है ना। और इसलिए क्या ये तीनों रूपों में आपको मिल जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, और जो आयोडीन होती है वो ठोस अवस्था में होती है। इसके बाद आते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बंध होता है वो बहुत कमजोर होता है, मतलब आयनिक बंध की अपेक्षा ये कमजोर होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं है ना उनमें क्या है प्रबल बंध पाया जाता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों में जो बंध है वो थोड़ा दुर्बल होता है आयनिक यौगिकों की अपेक्षा, यानी कि इनमें वान डेर वाल्स बल है ना पाया जाता है। इसलिए क्या होते हैं, इनके जो क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। इसके बाद आती है विलेयता। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये अध्रुवीय होते हैं, जबकि जो आयनिक यौगिक थे वो ध्रुवीय थे। इसलिए वो ध्रुवीय विलायकों में जैसे पानी में विलय हो जाते थे, लेकिन जबकि आविलय जो अध्रुवीय विलायक थे उनमें जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें वो है ना अघुलनशील होते थे। ये क्या होते हैं, ठीक इनके उल्टे होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये अध्रुवीय होते हैं, इसलिए अध्रुवीय विलायकों जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये विलय होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आती है विद्युत चालकता। इसमें अपन विलेयता में, ठीक है, इसमें और जो गलनांक क्वथनांक है, ठीक है ना, तो कुछ इसके बाद इसमें जो है ना नेक्स्ट पॉइंट है इसका विद्युत चालकता। तो जो सहसंयोजक होते हैं है ना, ये जो सहसंयोजक हैं ये आयन का निर्माण नहीं करते हैं, ना तो गलत अवस्था में, ठीक है ना, ये क्या है, ये आयनों का निर्माण नहीं करते हैं, ना तो ये है ना विलयन या विलयन की अवस्था में, और ना ही ये गलत अवस्था में आयन का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए वैद्युतीय रूप से कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके बाद है दिशात्मक प्रवृत्ति। तो जो सहसंयोजक होते हैं इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है, एक निश्चित दिशात्मक प्रवृत्ति होती है, इसलिए दिशात्मक गुण दर्शाते हैं। और इनकी एक क्या है, एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। जो सहसंयोजक अणुओं के मध्य है ना जो बंध है वो दिशात्मक होते हैं, ठीक है। और इनके बंधों के जो इनके बंध होते हैं है ना, इनके बीच में जो कोण होते हैं वो निश्चित होते हैं,
इसलिए दिशात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इसके बाद अगला आता है समाव्याप्तता। तो जो सहसंयोजक होते हैं ये समाव्याप्तता दर्शाते हैं। तो समाव्याप्तता का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन है ना ये समाव्याप्तता के बारे में आएगा तो उसमें अपन है ना पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो इसमें अपन इतना देख लेते हैं कि जो सहसंयोजक होते हैं ये, अभी तो केवल इतना जान लेते हैं कि इसमें जो सहसंयोजक होते हैं वो समाव्याप्तता प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ है ना सहसंयोजकों के गुण हो जाते हैं, ठीक है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कल के जो है ना जो कल अपन या अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे है ना लुईस जो संरचना होती है या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं या लुईस संरचना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ आएंगे बंध पैरामीटर, ठीक है ना। तो बंध पैरामीटर आएंगे, उसके बाद अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।